आज हम देखे हैं बोर एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, दो एटॉमिक मॉडल देखे थे। इसमें हमारे पास मेन जो परेशानी आती है स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन। स्पेक्ट्रम के एक्सप्लेनेशन में रदरफोर्ड एकदम से पूरा का पूरा फेल हुए थे। जो बोर मॉडल है वो एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाता है, कुछ लिमिटेशंस के साथ बाकी को भी एक्सप्लेन कर लेता है। हम यहाँ पे देखने वाले हैं आज के एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम बाय बोर मॉडल, और कैसे नहीं एक्सप्लेन हो पाया था, हाउ इट कैन नॉट एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड मॉडल, हमें उसी को देखना है। तो हमें दो लाइनें लिखना होगा थोड़ा सा। अगर हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट लिखने चल रहे हैं तो क्या आता है -1/2 1/4πε0 ZE² ये लाइन किसने दिया था? ये लाइन अपने पास थी रदरफोर्ड की। ठीक है, ये लाइन किसकी थी? रदरफोर्ड की। और EN लिखना थोड़ा सा ठीक पड़ता है। EN = -13.6 × Z² ये जो लाइन दी गई थी ये किसके द्वारा दी गई थी? बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग अपने पास ये एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट आई थी। हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आता है एटम का वो लाइन स्पेक्ट्रम आता है, जबकि इस अब देखेंगे कि लाइन स्पेक्ट्रम और इसका मतलब क्या है। स्पेक्ट्रम का मतलब मैंने एक छोटी सी चीज बताया था कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, ये चीज हमारे पास आती है। एनर्जी से सीधा सीधा उसका रिलेशन है स्पेक्ट्रम से। इस माइनस एनर्जी के बारे में भी मैंने बताया था। माइनस एनर्जी का मतलब है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी से इतनी एनर्जी का कर्जदार है, दैट इज बॉन्डेड है। इतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बॉन्डेड है। अगर हम इतनी एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपने पास न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को बाय बाय टाटा करके उसे छोड़ करके चला जाएगा, दैट इज गेट आयोनाइज्ड। ओके बच्चों, यहाँ पे देखते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम ही अपने पास है, लेकिन थोड़ा कंपटीशन में मैंने एक अजीब सी चीज पाया है, उसमें जेड का काम रहता है, लेकिन अपने बोर्ड में भी पैसे का काम नहीं हो जेड का। फॉर हाइड्रोजन एटम अगर हम E1 देखने चलेंगे, E1 कितना आएगा? -13.6/1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि कितना आएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम दूसरी एनर्जी देखना चाहेंगे तो कितना आएगा? -13.6/2² दैट इज कितना आएगा? 13.6 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। उसी तरह से अगर हम E3 देखना चाहेंगे तो कितना आएगा? -13.6/3² दैट इज -13.6/9, और ये कितना आ जाएगा? इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और उसी तरह से अगर हम E4 देखना चाहेंगे तो कितना आएगा? -13.6/4² दैट इज -13.6/16, ये कितना आएगा? 0.9 समथिंग करके आएगा। ठीक है ना? तो अब देखा जाए इसका रदरफोर्ड का इनसे क्या लेना देना है, रदरफोर्ड का या बोर से। अगर हम रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे बोर के बारे में रदरफोर्ड को लिखेंगे। यहाँ पर रदरफोर्ड की ड्रॉबैक, जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी वो इस आर के बारे में कुछ नहीं बता पाए थे। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा कुछ नहीं बता पाए थे। उनके अकॉर्डिंग आर जो है कुछ भी वैल्यू ले सकता है। उनके अकॉर्डिंग क्या था? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग आर कैन टेक एनी वैल्यू, ऐसे करके वर्ड आता है। एनी वैल्यू मतलब कि मान के चलो कि आर की जगह पे 1 रखे तो कुछ एनर्जी आई, आर की जगह पे 1.2 रखे तो कुछ एनर्जी आई, आर की जगह पे 1.3 रखे तो कुछ एनर्जी आई। इसमें सबसे बड़ी बात बच्चों देखते होती है, अगर इस एनर्जी और इस एनर्जी दोनों की हम बात करें, इन दोनों की हम बात करें तो ये वाली एनर्जी इससे ज्यादा है ड्यू टू निगेटिव साइन। ये वाली एनर्जी इससे ज्यादा है ड्यू टू निगेटिव साइन। अच्छा देखो, 1.2 अगर रखेंगे तो यहाँ भी आ सकता है, 1.25 रखेंगे तो यहाँ पर एनर्जी आएगी। इनमें एक छोटी सी बात होती है, रेडियस बढ़े या ऑर्बिट नंबर बढ़े हमारे पास एनर्जी बढ़ती है। डिनोमिनेटर में वैल्यू घटती है, लेकिन माइनस साइन की वजह से क्या होता है? एनर्जी हमारे पास
बढ़ती है। अगर हम रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमारे पास एटम कोई भी रेडियस इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी कुछ भी हो सकती है। और अगर उन एनर्जी को ऐसे बनाएंगे कितनी एनर्जी इतनी एनर्जी, तो ये क्या मिलेगा हमारे पास, एकदम रेगुलर लाइंस मिलेंगी, दैट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। जबकि अगर हम उसी चीज को हम बोर के एटॉमिक मॉडल से देखना चाहेंगे तो पहली एनर्जी मिलेगी -13.6 मिलेगी, दूसरी एनर्जी मिलेगी -3.4 मिलेगी, तीसरी एनर्जी क्या मिलेगी, तीसरी एनर्जी मिलेगी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी, चौथी एनर्जी कितनी मिलेगी -0.9 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी। ऐसे करके अपने पास लाइंस आएंगे। देखो यहाँ से यहाँ का जो एनर्जी डिफरेंस है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, और यहाँ से यहाँ का जो एनर्जी डिफरेंस है ऑलमोस्ट 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें क्या है, हमारे पास इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। बीच की हमारे पास जैसे कि मान के चलो 12.5 एनर्जी ऐसे आ जाए, तो ये सब एनर्जी पॉसिबल नहीं है। और जब किसी भी तरह से एटम में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है, जब इसको अब एग्जामिन किया गया तो पाया गया उनमें भी ठीक इसी तरह का पैटर्न आता है, मतलब इतनी एनर्जी रहेगी, इतनी एनर्जी रहेगी, बीच वाली कोई भी एनर्जी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं एक्वायर किया रहेगा। तो हमारे पास है जो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, जैसा बोर ने बताया हाँ भाई एटम ऐसे ऐसे रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो बताया गया वो हमारे पास एक्चुअल वाले मॉडल से मैच करता है। जबकि रदरफोर्ड वाला जो अपने पास मॉडल है उसका एक्चुअल मॉडल से कहीं भी कुछ भी लेना देना नहीं रहा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो रदरफोर्ड ने बताया हमारे पास, जो बोर ने बताया वो क्या है, सही तरीका है, या एटम का स्ट्रक्चर कुछ उस तरह से होता है, न कि रदरफोर्ड के जैसा। हाँ तो देखो थोड़ा सा फिर से इस चीज को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जो -13.6/n² करके फार्मूला आया था बोर मॉडल से, उसका मतलब क्या होता है। अच्छा देखो उसका मतलब क्या होता है, ये न्यूक्लियस रहा, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इतना पूरा क्या बना करके ऐसे बनाया है, एनर्जी लेवल बनाया है, क्या बनाया है, एनर्जी लेवल बनाया है, ऐसे करके है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनकी हमें जरूरत है, हमें उन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी से मतलब है। तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रहेगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी आई थी 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी आई थी 3.4, यहाँ पे 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ वाले की एनर्जी कितनी आई थी, यहाँ वाले की एनर्जी आई, सभी एनर्जी माइनस में है ना, ऐसा करते हैं। और यहाँ वाले की एनर्जी क्या आई थी, यहाँ वाले की एनर्जी आई थी -0.9 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे करके है। अच्छा स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है बच्चों, स्पेक्ट्रम का सीधा मतलब है जैसे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, हमने यहाँ पर कहीं से ऐसे इस पर लाइट डाली जिसकी एनर्जी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस कितना है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। अगर हमने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का फोटॉन डाला तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से कूदा करके यहाँ पे पहुँचा देगा। ठीक है बच्चों, अगर हमने इधर मान के चलो निगेटिव प्लेट रखा, क्या करें, इधर हमने निगेटिव प्लेट रखा, यहाँ पर अपने पास एटम है, यहाँ पे निगेटिव है जो पुराने जमाने में होता था फोटो खींचने के लिए जो यूज किया जाता था, और इसको हमने एक डब्बे में रखा है। यहाँ से जैसे कैमरे का फ्लैश लाइट मारते हैं, हमने वैसे लाइट मारा, तो इसमें से कुछ वेवलेंथ राइट साइड में नहीं पहुँचती है, कुछ वेवलेंथ राइट साइड में नहीं पहुँचती हैं। उन वेवलेंथ्स को क्या करता है, यहाँ के जो एटम है उनके इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम इस पर लाइट मारेंगे, इधर पीछे निगेटिव लेंगे, निगेटिव पर उसका स्क्रीन मतलब कि फोटो लेंगे, फोटो में क्या आएगा, कुछ वेवलेंथ अब्सेंट मिलेंगी, वो वेवलेंथ क्या होते हैं, ये एटम एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस तरह के स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। मान के चलो थोड़ी ज़्यादा एनर्जी वाला हमने दिया, इलेक्ट्रॉन कूद करके तीसरे एनर्जी लेवल में भाग गया, तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों एनर्जीज के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी का फोटॉन उसे चाहिए, और क्या होगा देखो, तो उसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ अपना जो भी होना है वो एब्जॉर्ब करेगा, वहाँ पे आउटसाइड में वो वाली वेवलेंथ में अवेलेबल नहीं मिलेगी।
तो यहाँ पर इस तरह से जब एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन किसी फोटॉन को तो नीचे से क्या करता है, ऊपर जाता है। जब यही फोटॉन ऊपर से नीचे आता है तो उस वेवलेंथ को क्या कर देता है, इमिट कर देता है, और इसको कहा जाता है इमिशन स्पेक्ट्रम। इसको क्या कहा जाता है, इमिशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और इसी का एक्सप्लेनेशन हमें बोर से या फिर रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग करना होता है। तो रदरफोर्ड एकदम कंप्लीटली फेल हो गए थे। बोर मॉडल जो था ऑलमोस्ट एक्यूरेट आंसर दे रहा था। इसका मतलब होता है हाँ, एटम में इसी तरह से इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज और मुझे थोड़ी सी याद आ रही है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान के चलो कि यहाँ पर है, इस सेकंड वाले में है, उसको अगर कहीं से हम 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे देंगे तो उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी। एनर्जी 0 होने के लिए हमें क्या होना होता है, इनफाइनाइट होना होता है। ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो -13.6 एनर्जी है इसकी, थोड़ी बहुत इसे एनर्जी मिली कहीं से, बाद वाली एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3.4 हो जाएगी। माने ये वाली एनर्जी कम है और ये वाली एनर्जी ज्यादा है। अगर हमने कहीं से n = इनफाइनाइट देने के लिए हम चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, यहाँ से इसको एकदम से बाहर निकाल देना चाह रहे हैं, तो इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बैठा जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दूसरे में बैठा जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तीसरे में बैठा जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये जो एनर्जीज हैं इनको हम उस ऑर्बिट की एनर्जी भी कह सकते हैं, प्लस साइन लगा देंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग एनर्जी कहते हैं। बॉन्डिंग एनर्जी का क्या मतलब होता है, हमारे पास इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी से न्यूक्लियस में उसे बांध रखा है। जब इसे एनर्जी इतनी कोई दे देगा तो न्यूक्लियस के कर्ज से मुक्त हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एटम छोड़ करके स्केप कर जाएगा। स्केप कर जाने का मतलब एटम गेट आयोनाइज। ठीक है बच्चों। यहाँ पर वेवलेंथ के लिए अपने पास एक डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी आता है, उसको हमें जानना जरूरी है। अपने पास जो स्पेक्ट्रम लाइमन बार्मर पास्चर सब खींचे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग खींचे जाते हैं। ठीक है बच्चों। मान के चलो hν हमारे पास n1 ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, ये है -13.6 अपॉन n² इंटू ई। ई से कर देंगे मल्टीप्लाई तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, जूल में हो जाएगा। उसी तरह से n2 ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आएगी -13.6 अपॉन n² जूल करके एनर्जी आ जाएगी। अब क्या हुआ, अब हमारा एटम n2 से n1 में जंप कर रहा है। किससे जंप कर रहा है, n2 से n1 में जंप कर रहा है। जब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी, वेव के फॉर्म में। उसी का वेवलेंथ हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो मान के चलो कि E2 - E1 जो आएगा ये hν के फॉर्म में आएगा। ये किसके फॉर्म में आएगा, hν के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे E2 - E1 आएगा hν, और ये कितना आएगा, ये अपने पास आएगा 13.6 E। इतना हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/n1² - 1/n2²। माइनस साइन लगने से क्या होगा, माइनस साइन लगने से होगा कि ये E1 वाला प्लस बन जाएगा और E2 वाला क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे hν को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, hc/λ लिख सकते हैं। ये कितना आएगा 13.6 E 1/n1² - 1/n2²। ऐसे करके आएगा। अगर हम 1/λ की बात करें तो आएगा 13.6 E/hc, इतने अपॉन hc, ब्रैकेट में आएगा 1/n1² - 1/n2²। फाइनल देखो बच्चों, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। ये क्या है, पूरा का पूरा कांस्टेंट है। इन सभी की जगह पे हम एक सिंगल अल्फाबेट लिखते हैं r। सिंगल अल्फाबेट लिखा जाता है r, और ये r क्या है, 1/n लिखते हैं। ठीक है ना, ऐसे करके है। ये जो r है अपना कांस्टेंट, इस r का नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट। इस r का क्या नाम है, r का नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आती है, आती है 1.09 × 10⁹
पर मीटर। क्या आएगी इसकी यूनिट? पर मीटर आती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चों जो R की वैल्यू आती है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ, 10⁷ पर मीटर। यहाँ से हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो हमें खाली N1 और N2 रखना पड़ेगा। R की वैल्यू पता ही है हमारे पास, डायरेक्ट जितना आना है लैम्डा डायरेक्ट का डायरेक्ट हमें तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पर देखा जाए बच्चों तो एक और फार्मूला है। जनरली इस चैप्टर में मैं कहता हूँ 2-3 चीजें एकदम आराम से दिमाग में बैठाए रहो, सारे काम हो जाते हैं। एक रेडियस था 0.529 इंटू L²/Z, ये करके था, ये एंगस्ट्रॉम में होता है। उसके बाद एक एनर्जी आई थी आप एनेथार्बिट, ये कितना रहेगा? ये था -13.6 Z²/N², इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। उसके बाद हमारे पास एक और चीज आया 1/λ। क्या आया? 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 1/N1² माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ऐसे करके है। थोड़ा सा अगर हम इसी को कंपटीशन के लिए देखना चाहेंगे तो जनरली मैंने देखा था किसी भी बुक में जेड का जिक्र नहीं किया है, किसी भी बुक में जेड का जिक्र नहीं किया है, मतलब कंपटीशन वाली बुक में भी। लेकिन जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो उसमें Z = 2 3 इन सब की तरह की वैल्यूज देता है। जेड की जरूरत पड़ती है। जेड की जरूरत कहाँ पे पड़ती है? जैसे हमने लिया लिथियम 2+ लिया, हीलियम प्लस लिया, तो इसमें क्या है? इसमें अपना Z = 3 आएगा, इसमें क्या आएगा? Z = 2 आएगा। ऐसे करके है। लेकिन जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है अपने बुक में दिया गया है, पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए दिया गया है। जब हम थोड़ा कंपटीशन वाली बुक देखते हैं तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए दिया गया है, लेकिन कंपटीशन में जो दिया जाता है इन सब का भी दे देता है। इसलिए Z² कहाँ रहेगा इसका एक आइडिया रखना हमारे पास जरूरी होता है। जिसमें R का क्या नाम है बच्चों? R का नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट। R का क्या नाम है? रिडबर्ग कांस्टेंट। और इस R की वैल्यू जो होती है 1.097 × 10⁷ पर मीटर करके होती है। लैम्डा मीटर में है तो R क्या होगा? पर मीटर में होगा। इसको हम जरूरत पड़ने पर 1.1 भी लिख लेते हैं, या फिर एकदम से 1 भी लिख करके काम चला लिया जाता है। लेकिन 1 लिखने में तो देखो इसमें 10⁷ है, वैल्यू में काफी ज्यादा अंतर मारने लगता है, लेकिन एक आइडिया अपने पास उससे आ भी जाता है, कोई दिक्कत उतनी नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अब आओ देखते हैं अपने असली स्पेक्ट्रम पर। हमने देखो इधर जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, 4-5 एनर्जी लेवल तो भाई अगर हमें प्रॉपर्ली पता रहे तो ठीक है। यहाँ से यहाँ का एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा, यहाँ से यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस था वो कितना था बच्चों? यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस था वो था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस था वो था 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस रहना चाहिए इसके 5 गुना से ज्यादा रहना चाहिए, 5 टाइम्स से ज्यादा रहना चाहिए। लेकिन उतना भाई अगर हम बनाने लगेंगे तो ये उतना क्लियर नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा कम ज्यादा करके हम चलाते हैं काम। इसके ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं, इसके ऊपर क्या होता है, हम जैसे जैसे जाते हैं इनके बीच का सेपरेशन घटता जाता है, इन लाइनों के बीच का सेपरेशन घटता जाता है। अगर हम एक्यूरेटली नाप के बनाना चाहेंगे तो ऊपर जाने पर ये लाइनें सट जाती हैं, ऊपर लाइनें जाने पर क्या होता है, ये लाइनें ऑलमोस्ट ओवरलैप जैसी होने लगती हैं। और 3-4 की वैल्यू याद रखना चाहिए, जैसे ये है अपने पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है -1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं ये गलत है ना, ये है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये था 0. क्या लिखेंगे 13.6 में अगर हम 16 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 8 टाइम्स ही जाएगा। उधर मैंने 0.9 बोल दिया था, एक आइडिया ही रहना होता है, 0.85 आता है, तो उसमें लिखते समय ऐसा लग रहा था थोड़ा गलत लिख रहे हैं, तो इसमें यानी कि डिफरेंट वैल्यू रख के निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा फिर से थोड़ा सा समराइज करें। अगर इस चैप्टर के फार्मूले में चलेंगे तो ये रेडियस, एनर्जी
और ये तीसरा वेवलेंथ, वेवलेंथ ही सब कुछ है इसका। उसी को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, दैट इज स्पेक्ट्रम को ही नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कूदना उदना देखा जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कूद करके कहाँ पे पहुंच रहा है, तो उसका क्या हालचाल हो रहा है। हमारे पास देखो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद करके यहाँ पर आए, या यहाँ से कूद करके यहाँ पर आए, या यहाँ से कूद करके यहाँ पर आए, या इनफाइनाइट से यहाँ पर आए। इन केसेज में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और इस तरह का जो स्पेक्ट्रम कहा जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, इमिशन स्पेक्ट्रम। उसको क्या कहा जाएगा, इमिशन स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। अगर हम ये जो लाइनें देखें, इससे जो यहाँ से कूद करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, उसकी एनर्जी सबसे कम रहेगी। उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम रहेगी, और वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। अगर इनफाइनाइट से यहाँ पर आया तो ये बहुत ज्यादा लंबी लाइन है। यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है वही एनर्जी डिफरेंस, दैट इज एनर्जी ऑफ फोटॉन है। जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा उतनी ज्यादा एनर्जी का फोटॉन हमें मिल रहा है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से यहाँ आने पर जो कम से कम एनर्जी है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, और जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रहेगी। उसके बाद देखो यहाँ से अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसकी एनर्जी होगी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर एकदम इनफाइनाइट वाले ऑर्बिट में से आयोनाइजेशन स्टेट से यहाँ पर आ रहा है तब भी उसकी एनर्जी कितनी होगी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो इसकी जो सबसे ज्यादा वाली एनर्जी है, बाल्मर सीरीज इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज की जो सबसे ज्यादा वाली एनर्जी है वो इसकी सबसे कम वाली एनर्जी से भी लगभग 3 टाइम्स का अंतर है, लगभग क्या एक्यूरेट 3 टाइम्स यहाँ मिल जा रहा है। तो हमारे पास क्या आता है बच्चों स्पेक्ट्रम में, लाइमन स्पेक्ट्रम आता है। लाइमन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, N1 इज इक्वल टू रहता है अपने पास 1, और N2 कितना रहता है हमारे पास, N2 जो रहेगा 2, 3, 4 ऐसे करके। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फाइनली डेस्टिनेशन इलेक्ट्रॉन को 1 वाले में आना है, चाहे दूसरे में से आए, चाहे तीसरे में से आए, चाहे चौथे में से आए, जिसमें से भी आना होगा इसमें आएगा। इसमें एक काम करते हैं, अपना 1/λ और इस वैल्यू को बिठा देते हैं, थोड़ी देर जगह की जरूरत है। हमारे पास क्या है देखो बच्चों, 1/λ इज इक्वल टू 10⁻⁷ और डायरेक्ट लिख लिया जाए, ये थोड़ा सा जो है इसको इग्नोर किया जाए। तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये सबसे छोटी वैल्यू है, ये लैम्डा की सबसे बड़ी वैल्यू देगा। एनर्जी क्या है, ये सबसे छोटी है। एनर्जी हमारे पास क्या आती है देखो बच्चों, एनर्जी आती है hν, ये इक्वल टू आता है hc/λ। ये चीज में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा बच्चों, हमारे पास बस एक चीज ध्यान रखना है कि न्यू बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी। अभी हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद करके यहाँ आया, मतलब सबसे कम एनर्जी वाला फोटॉन आएगा, मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला फोटॉन के वेवलेंथ फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी कम है यहाँ से आने में, मतलब जो लैम्डा आएगा वो ज्यादा आएगा। तो लाइमन सीरीज के सबसे बड़ी वाली लैम्डा की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 1/λ जो आएगा ये क्या आएगा, 10⁻⁷ 1 - 1/4, ये क्या जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻⁷ × 3/4, इतना मीटर आएगा, नहीं पर मीटर 1/λ। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, 4/3 × 10⁻⁷ मीटर आएगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.33, और यहाँ पे क्या करें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और 1000 से डिवाइड कर दें। 1000 से क्या किया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, 1000 से क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए और 1000 से डिवाइड किया जाए, तो 10⁻⁷/10⁻³
इंटू 10⁻³ करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी बच्चों देखो ये आएगी 1333 एंगस्ट्रॉम आएगी। ये 10⁻⁻10 बन जाएगा तो ये एंगस्ट्रॉम आएगी और इसका जो रीजन होता है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है। ठीक है बच्चों, तो हम थोड़ा लाइमन को कम से कम आज देखेंगे जरूर। देखो बच्चों अभी हम लाइमन को जो देख रहे हैं इसमें फाइनली यहाँ पे आना है। अभी हमने एक वेवलेंथ निकाला, जब यहाँ से यहाँ पर आए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कम है माने इसकी एनर्जी कम है, एनर्जी कम है माने वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ हमारे पास कितनी आई, लगभग 3300 के आसपास, 1300 के आसपास आई है हमारे पास। इसमें सबसे लंबी वेवलेंथ क्या आएगा, लैम्डा मैक्सिमम जो आया 133 एंगस्ट्रॉम ऐसे करके आएगा। उसके बाद लैम्डा मिनिमम जब हम कैलकुलेट करने चलेंगे तो एनर्जी मैक्सिमम वाली हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। इसके लिए n1 हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा और n2 हमें क्या रखना पड़ेगा, इनफाइनाइट रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, एकदम से इनफाइनाइट से आ रहा है। यहाँ पर 1/λ जब हम कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, यहाँ पे खाली 10⁻⁷ लिखा जाए, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो लैम्डा इक्वल टू आएगा 1000 एंगस्ट्रॉम ऐसे करके। ठीक है, देखो वैसे एनसीईआरटी में नैनोमीटर के टर्म में दिया है, चाहे इसमें रखो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम इसको करना चाहेंगे तो क्या आएगा, 100 नैनोमीटर करके आएगा अपने पास लैम्डा। ठीक है बच्चों, अब आओ थोड़ा सा अपने पास लाइट का स्पेक्ट्रम देखना चाहें तो VIBGYOR ऐसे करके होता है वीडियो। वायलेट की वेवलेंथ कितनी होती है, ये होते हैं 3600 एंगस्ट्रॉम, ऑलमोस्ट मतलब कि अप्रॉक्स होती है, एक आइडिया रखा जाता है। ये क्या होता है बच्चों देखो, ये होता है 7200 एंगस्ट्रॉम। और अपने इसकी देखा जाए, इसकी सबसे जो बड़ी वेवलेंथ है, इसकी जो सबसे बड़ी वेवलेंथ है वो भी 3600 एंगस्ट्रॉम के पीछे पड़ रही है। इसका मतलब होता है लाइमन सीरीज के जितने भी लाइंस निकलेंगी, इलेक्ट्रॉन हमारा दूसरा में से पहले में है, तीसरे में से पहले है, चौथे से पहले है, जितने भी लाइनें ऊपर से नीचे होंगी सारी की सारी अल्ट्रा वायलेट रीजन में पड़ेंगी। ठीक है बच्चों, हमारे पास ये दूसरी जो सीरीज आती है ये बाल्मर सीरीज आती है। बाल्मर सीरीज अपने पास विजिबल स्पेक्ट्रम में पड़ती है और बाकी उसके बाद लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफुंड। लाइमन जो पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे, अल्ट्रावायलेट में, बाल्मर पढ़ेंगे विजिबल में, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफुंड, ये तीन के तीनों इसमें पढ़ते हैं, इंफ्रारेड रीजन में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे जैसे हमारे पास यहाँ से यहाँ वाली बात आएगी, एनर्जी घटती जाएगी और हमारे पास इलेक्ट्रॉन, फोटॉन की वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, ज्यादा आती जाएगी। तभी इस वीडियो में हम सिर्फ लाइमन का देख रहे हैं, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफुंड को भी इसी तरह से किया जाएगा। n1 की जगह पे 2 रख दिया जाएगा, n2 की जगह पे 3, 4, 5, 6 रख दिया जाएगा, तो बाल्मर सीरीज आएगी। बाल्मर सीरीज हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती है। ठीक है बच्चों।